देखिए एक रियल लाइन बनाई हमने इससे, यहां लिखा ए और यहां लिखा बी, और मैं लिखता हूं यहां पर कि x बिलोंग्स ए बी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है वो ए से बी के बीच में। तो इसको आप ऐसे भी नोट करेंगे, ये ओपन और ये वाला भी ओपन, यानी ब्लैंक बनाएंगे। इस चीज को अगर आप नंबर सिस्टम में समझें तो नंबर सिस्टम में इसी चीज को मान लो एक वैल्यू 5 और यहां वैल्यू सपोज करो 9, तो यहां आप लिखेंगे कि x का जो मान है आपका वो कितना है भाई, 5 से बड़ा और 9 से छोटा। x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 9, यानी x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 5 से, जबकि 5 इंक्लूड नहीं। तुम कहने लोगों की x की वैल्यू 5.1 है, नो, इट इज नॉट 5.1, केवल 5 से बड़ी। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, पहले तो ये ध्यान दें। इसीलिए ये सिस्टम जब अप्लाई होते हैं तो ये कहां अप्लाई होते हैं, रियल लाइन में, क्योंकि रियल लाइन में कैसे नंबर आते हैं, रियल लाइन में 1, 2, 2.1, 2.001, 5.1, 5.00 जो भी है, मतलब रियल लाइन में पॉइंट वगैरह सब आते हैं। इसी चीज को अगर मैं नेचुरल नंबर पे अप्लाई करूं, नेचुरल नंबर पे क्या होगा, 5 ग्रेटर x, तो 5 से ग्रेटर अगला नेचुरल नंबर क्या होता है, सीधा। तो इसीलिए नेचुरल नंबर पे ये प्रभावित नहीं होती, समझे आप लोग। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है वो a से ग्रेटर है और b से लेस है। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये ध्यान रहे पहले, समझ गया आपको। तभी आप कह रहे हो कि x की वैल्यू 5.1 से स्टार्ट हो रही, नो, 5.1 से पहले कितना कुछ आ रहा नहीं आ रहा, तो इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा लिखा मैंने ये, इट इज ए, इट इज बी, और मैंने यहां लिखा x बिलोंग्स टू ए बी। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में तो है ही, जबकि a और b भी शामिल है। समझ गए आप लोग। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, इनको आप क्या बनाएंगे, इस बार सर्कल को डार्क, और ये लाइन क्या करेंगे आप, डार्क। तो डार्क सर्कल का क्या मीनिंग हुआ कि ए बी भी इंक्लूड, ओके। x की जो वैल्यू है वो ए बी के बीच में है, ए बी की जितनी भी आपके वैल्यूज है, जो भी नंबर्स है, जो भी है, मतलब कि वो सारे शामिल होंगे और ए बी भी साथ में शामिल होगा। तो इसी चीज को अगर मैं 5 और 9 से कंपेयर करूं तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 से स्टार्ट करके 9 तक, ओके। x की जो वैल्यू है 5 से 9 तक, टिल 9। अब हम इस लाइन को ऐसे कह पाएंगे कि 5 से लेकर 9 तक। अब से पहले क्या कह पा रहे थे हम कि x की वैल्यू 5 और 9 के बीच में है, तो बीच में तो अभी भी है, बट 5 and 9 इज ऑल्सो इंक्लूड, 5 and 9 भी इंक्लूड। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्या कोई डाउट किसी को इंटरवल में भी? तीसरा इंटरवल में फिर से बनाता हूं, एक तरफ मैंने a लिखा और एक तरफ मैंने डार्क कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए एंड क्लोज्ड इंटरवल बी, कि x की वैल्यू a से क्या है, ज्यादा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x लेस देन a और लेस देन b। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन मतलब आधा खुला हुआ। और इसी चीज को डिनोट करने का एक और तरीका भी है, वो क्या तरीका है कि भाई x बिलोंग्स टू, देखिए b की तरफ तो आपने क्लोज लगा दिया और a की तरफ ओपन, ओपन को ऐसे भी आप लिख सकते हैं उल्टा, क्लोज को अगर उल्टा करके लगा दे तो ओपन का काम भी करता है, ओके। यहां तक की बात क्लियर हुई कि x बिलोंग्स टू ए बी। अब हम बात करते हैं, एक और है हमारे पास, इस बार हमने इधर का कैसा कर दिया क्लोज और इधर का कैसा कर दिया ओपन, तो इसको लिख दिया हमने एक, ओके। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए और ओपन इंटरवल बी।
और इसको अगली लाइन में कैसे डिनोट करेंगे कि x लेसर इक्वल a और लेसर b। समझ में आ रहा होगा सबको? इसको एक और तरीके से लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a और ओपन इंटरवल। इसको उल्टा करके लगा देंगे। मुझे उम्मीद है क्लियर हुई होगी। आप इसको भी लिख देंगे ऐसे। इसको कैसे लिख देंगे आप? x बिलोंग्स टू a और b। इस बात में ऐसे आप लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंटरवल सभी को क्लियर हुआ होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमारा पहला टॉपिक आता है यूनियन। हालांकि यूनियन को आप अच्छे से जानते हो। अगर हमारे पास एक सेट A है 1 2 3, एक सेट B है हमारे पास 2 3 4, तो हम सबसे पहले डिनोट कहां से करते हैं? तो यू को थोड़ा ऐसे बनाते हैं, थोड़ा लंबा सा, ठीक है? तो A यूनियन B इज इक्वल टू ये साइन का आता है यूनियन का। यूनियन को हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन। आप लोग इंग्लिश के वर्ड याद रखें, दो में कंफ्यूज हो जाओगे। तो A यूनियन B इज इक्वल टू, यूनियन का मतलब होता है मर्ज करना, सम्मिलन करना। तो A और B दोनों को मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने में इन दोनों का कुछ कॉमन पार्ट भी है, जैसे 2 3 आपका A में भी है और B में है। तो कॉमन पार्ट को आप 2 बार रिपीट नहीं लिखना। तो कॉमन पार्ट भी लिखेंगे, ये लिखा आपने 2 3, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ A एंड B। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ A एंड B क्या है आपका? 1 और 4। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख सकते हो, 1 2 3 4। तो ये आपका क्या हो गया? A यूनियन B। इसी चीज को अगर मैं वेन डायग्राम से समझता हूं, इट इज यूनिवर्सल। ये है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को आप सब जानते हो, यानी पूरे स्कूल का एक सेट है। अब इसके अंदर 2 क्लास है हमारे पास। क्या क्या है? सपोज करो कुछ भी मान लो, 6वीं 7वीं मान लो, कुछ भी मान लो। ये हमारे पास एक सेट A है, ये हमारे पास एक सेट B। ओके, और ये इन दोनों का कैसा है? कॉमन एरिया। तो अगर मैं यही एलिमेंट यहां रिपीट करने लगूं, तो इस कॉमन एरिया के बीच में क्या क्या लिखा जाएगा? 2 और 3। जो मेरा समझ आ रहा होगा सभी को, क्योंकि 2 और 3 दोनों में क्या है? कॉमन। अब A में क्या लिखूं? केवल मैं 1। तो जब मैं A का सेट देखता हूं, A का सेट क्या बन गया? 1 2 3। और A का सेट भी क्या है? तो B के अंदर क्या लिखना चाहिए भाई मुझे? तो B का सेट कंप्लीट हो गया अपने आप में। समझ आ गया सबको? अब A यूनियन B होता क्या है कि आप कॉमन एरिया और रिमेनिंग पार्ट ऑफ A एंड B। तो आप अगर यहाँ A यूनियन B को रिप्रेजेंट करते हो किसी कलर से, कॉपी पे कलर भी आप कर सकते हैं, तो आप कलर कितना एरिया करेंगे भाई? A का एरिया भी, कॉमन एरिया भी और B का एरिया भी। यही आपका क्या है? A यूनियन B। समझ आई सबको? A यूनियन B के बाद में इंटरसेक्शन भी यही बता दे रहा है। क्या? फिर इनकी प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको। देखिए इंटरसेक्शन में क्या होगा आपके पास? सबसे पहले इंटरसेक्शन का जो साइन है वो क्या है? यूनियन का जो साइन था उसको आप पलट दें। तो यूनियन के साइन को अगर आप पलट देते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन। तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या आता है? केवल कॉमन पार्ट। ओनली कॉमन पार्ट ऑफ A एंड B इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। तो A एंड B का जो इंटरसेक्शन है आपका कितना आएगा भाई? 2 3। उम्मीद है सभी की समझ आ गया होगा। तो अगर मैं इसका भी वेन डायग्राम बनाता हूं, वेन डायग्राम से क्या है कि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में ये पूरा आपका स्कूल है जिसको हमने यूनिवर्सल से लिख दिया, और ये हमारे पास एक सेट A है, ये हमारे पास एक सेट B है। तो A B को लिखने का जो तरीका है वो मैंने अभी भी बताया कि यहाँ आपको 2 3 लिखोगे और यहाँ 1 4 लिखोगे। तो इंटरसेक्शन में केवल कौन सा पार्ट आता है? कॉमन पार्ट। तो कितना एरिया कलर कर दो? 2 3। केवल 2 3 वाला जो एरिया है ये कलर कर दिया। तो कलर आप कलर से भी कर सकते हैं, कलर नहीं आप पेंसिल से भी कर सकते हैं। पेंसिल लिए तो सिंपल ऐसे जैसे मैंने लाइन खींची ऐसे भी आप खींच सकते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये बात मुझे उम्मीद है सभी की क्लियर हुई होगी। A यूनियन B भी और A इंटरसेक्शन B भी। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन की। हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। देखिए पहली जो प्रॉपर्टी है यूनियन की, कि अगर आप A यूनियन B करते हो तो भी आंसर वही आएगा,
और बी यूनियन करते हो तो भी आंसर वही आएगा। तो इससे क्या क्लियर हुआ हमारा? इससे ये क्लियर हुआ कि आप ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों इक्वल आने से, कि देखो आपने छठी सातवीं से नियम पढ़ते हुए आ रहा है, क्रम विनिमय नियम, कि अगर आप क्रम का आपस में विनिमय कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है भाई, कि हमारा जो यूनियन है दो सेट का वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ओके, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी में आता है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या है कि अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, या फिर पहले ए यूनियन बी और फिर सी के साथ आप यूनियन करते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। साहचर्य नियम पढ़े तुमने छठी सातवीं में? मैं तो सातवीं से पढ़ाता हुआ आ रहा है इनको। उसके बाद थर्ड नियम है आपके पास। थर्ड नियम कहता है हमारे पास कि ए का यूनियन ऑफ फाई के साथ करें। भाई जब आप ए का यूनियन फाई के साथ करेंगे तो क्या आएगा? अरे यही आएगा। तो कॉमन बचे हुए सारे नहीं आते, तो कॉमन तो फाई के साथ कुछ आना नहीं, तो बचे हुए में क्या आएंगे? ए के सारे एलिमेंट। तो उसको हम वापस फिर से क्या लिख देंगे? जिन बच्चों को यहाँ कम समझ में आ रहा है वो एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं इसको। ए आपने 1 2 3 को एलिमेंट ले लिया, फाइव ले लिया। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? ये चीज आप 7th क्लास में भी पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे वहां पर? अगर हमारे पास 5 है कि 5 में मैं क्या जोड़ू कि 5 ही जुकातू रहे, तो 5 में क्या जोड़ते थे हम? 0। तो 5 एज इट इज आया। तो इस 0 को हम क्या बोलते थे? याद है? योगात्मक तत्समक। ओके, योगात्मक तत्समक क्यों बोलते थे? क्योंकि ये योग की क्रिया चल रही है। ओके, याद करो आप छठी सातवीं क्लास को, ये बेसिक कंसेप्ट को भूलो मत, बहुत आगे तक जाते हैं। ऐसे ही जब हम गुणात्मक तत्समक पढ़ते थे तो उसकी भी प्रॉपर्टी क्या थी कि 5 में मैं काहे की गुणा करूं कि 5 ही जुगा तो आए, तो काहे की गुणा करूं? 1 की। तो इसको हम क्या बोलते थे? गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऊपर वाले को क्या बोलते थे हम? एडिटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव यानी अगर मल्टीप्लाई चल रही है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, योग चल रहा है, ऐड चल रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी। यहां क्या चल रहा है? यूनियन। तो ये क्या कहलाएगी? यूनियन की आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे इसको? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या है आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव के लिए भी वही नियम अप्लाई करवा, क्या कि ए का यूनियन डैश 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 में किसके साथ करूं कि ए ही आए। बेसिक कंसेप्ट तो वही रहा। आप लोग बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करा करो, रटने की नहीं भाई, कि ए का यूनियन में किसके साथ करूं? ए 5 का प्लस में किसके साथ करूं? 5 ही जुगा तो आए। 5 की गुणा में किसके साथ करूं? 5 ही जुगा तो आए। ए का यूनियन में किसके साथ करूं? ए ही जुगा तो आए। किसके साथ? फाई के। तो फाई क्या कहलाएगी आपकी? आइडेंटिटी। समझ में आ रही बात? तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी लॉ। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। क्लियर? तो क्या बोलेंगे इस फाई को? फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। मुझे उम्मीद है समझ आई होगी सबको। एक और प्रॉपर्टी लिखी हमने, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि ए का यूनियन ए के साथ ही कर रहे हो और ए ही आपका आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट लॉ। उसके बाद एक और है 5वीं प्रॉपर्टी कि यूनिवर्सल का यूनियन आप ए के साथ, यूनिवर्सल में ऊपर ऐसे लगा दिया करो ताकि ये क्लियर दिखाई दे। तो यूनिवर्सल का यूनियन अगर आप ए के साथ करते हो तो क्या आएगा? यूनिवर्सल। चाहे आप करके देख ले भाई। तो इसको आप क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल लॉ। लॉ ऑफ यूनिवर्सल। इसको आप क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ठीक होगी यहां तक की बात? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब ऐसे हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी आएगी? सारी की सारी इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी सेम ऐसी ही आएगी, कोई ऐसी अलग नहीं है उनमें भी। देखिए इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है एक आधी थोड़ी सी अलग होगी, अदरवाइज ऐसी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी वहीं से शुरू करेंगे, कॉम्यूटेटिव से। तो
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए का इंटरसेक्शन आप बी के साथ करें, बी का ए के साथ करें, तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, कॉम्यूटेटिव। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करें, सी के साथ करें, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें, इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। समझ गया आप लॉ। उसके बाद तीसरा जो आता है कि भाई ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करूं कि ए ही आए, बोलो ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करूं कि ए ही आए, बोलो क्यों भाई, ए का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ करो फाई नहीं आएगा, ए का जो इंटरसेक्शन हो किसके साथ करना पड़ेगा मुझे, यूनिवर्सल के, तभी तो ये आ मेरे पास। तो इस नियम को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो यूनिवर्सल क्या कहलाएगी, बोलो, ये आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन। उसी कंसेप्ट में चलो ना आप। तो यूनिवर्सल क्या कहलाएगा आपका, आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन। समझ गया आप लोग। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करते हो तो फाई ही आता है, इसको आप क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फाई। और इस वाले में क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है, इसको लॉ ऑफ यूनियन भी बोल सकते हैं और इसको आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके नियम को फॉलो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करे ए ही आएगा, ऐसी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके, इसको आप क्या बोलते थे, आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद एक और आता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। भाई इसको ध्यान से समझ लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन को आप कहे का नाम दे दो, गुणा का नाम, और इसको आप काहे का नाम दे दो, योग। होता भी यही है, ठीक है, वो बाद में समझाऊंगा मैं जब प्रोबेबिलिटी में पहुंचेंगे। तो जब आप बाहर से किसी एलिमेंट की गुणा करते हो किसी ब्रैकेट में, कैसे होती है गुणा, भाई ए की गुणा पहले बी में, तो ए गुणा, गुणा क्या थी, इंटरसेक्शन, तो ए गुणा बी होगी गुणा, बीच में काहे का निशान लगता था, फिर प्लस, प्लस क्या था हमारा, यूनियन। फिर ए की गुणा किसमें हुई, सी में, तो इसको आप क्या लिखते हैं, ए गुणा सी। समझ में आ गया। इसको हम बोलते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो भाई सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हुए आज।